ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए 3.2 समझने से पहले इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल आपको क्या बताना चाह रहा है। अभी तक अपन ने जो सीखा कि अपने को कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी, उनके अपन ग्राफ्स ड्रॉ करते थे, ठीक है। और फिर उन ग्राफ्स को अपन देख के ये बता सकते थे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कि लाइंस पैरेलल हैं, कि लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा था, हर बार एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा था। बट इस टेबल की हेल्प से अपन बिना ग्राफ देखे ये सारी इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से। इस टेबल को समझने से पहले अपन एक बार वापस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिकॉल करते हैं। ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्लियर है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ करके अपन किस तरह से ये बता सकते हैं कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कि दो लाइनें पैरेलल होंगी, कि एक दूसरे पे ओवरलैप होगी, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख दी, ठीक है। एक में मैंने जो कांस्टेंट पार्ट्स हैं या फिर कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या लिया है, A1 B1 एंड C1। दूसरी इक्वेशन में मेरे कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट पार्ट क्या है, A2 B2 एंड C2। तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में A1 B1 C1 और A2 B2 एंड C2 की वैल्यूज़ पता करनी है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपन ये दो इक्वेशंस पिक करते हैं और इनका सबसे पहले कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट पार्ट निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x-2y इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, +0 कर सकता हूँ। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूँ तो मैं A1 B1 एंड C1 की वैल्यू बड़े इजीली बता सकता हूँ। देखिए A1 तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, B1 यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, और C1 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब इसी का ये सेकेंड वाली इक्वेशन पिक करते हैं। अब इन दो इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं A2 की वैल्यू क्या बोलूँगा, 3, B2 की वैल्यू में क्या बोलूँगा, 4, और C2 की वैल्यू में क्या बोलूँगा, -20। क्लियर है। तो अब जब मैंने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है, तो अब अपन टेबल पे जंप करते हैं। टेबल आपको क्या बोल रही है, अगर कोई भी दो इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ निकाली, क्या वैल्यूज़ निकाली, A1 A2 B1 B2, ठीक है। आपने क्या किया, A1 अपॉन A2 किया और B1 अपॉन B2 किया। अगर वो दोनों इक्वल नहीं हैं तो आपकी जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। तो अपने केस में देखिए A1 अपॉन A2 क्या होगा, 1/3, B1 अपॉन B2 क्या होगा, -2/4। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा -1/2। तो देखिए -1/2 1/3 के इक्वल नहीं है। तो मैं इक्वेशन को डायरेक्ट देख के ये बता सकता हूँ कि अगर इन इक्वेशंस को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूँगा तो जो लाइंस मेरे पास आएंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है। अब पिक करते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन के एकदम पास में लिख दी ताकि आप कंपेयर करके फटाफट बता सकें कि A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, 2, B1 की वैल्यू क्या है, 3, C1 की वैल्यू क्या है, -9। यहाँ पे देखिए A2 की वैल्यू क्या है, 4, B2 की वैल्यू क्या है, 6, और C2 की वैल्यू क्या है, -18। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे A1 अपॉन A2 करना है सबसे पहले, यानी 2/4। 2/4 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तो हो जाएगा 1/2। अब फिर मुझे क्या करना है, B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 मेरा क्या है, 3/6। इसको भी अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो हो जाएगा 1/2। और फिर मैं क्या करूँगा, C1 अपॉन C2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, -9 अपॉन -18। तो इसको भी अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो ये भी मेरा 1/2 है। तो अब मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो जब तीनों इक्वल होते हैं उसके लिए अपने को क्या दे रखा है, लाइन कोइंसाइड करेंगी, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। क्लियर है। अब पिक करते हैं थर्ड वाली इक्वेशंस। अब देखिए जो थर्ड पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी हैं मैंने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के एकदम आसपास लिख दिया ताकि अब अपन कंपेयर करके वैल्यूज़ बता सकें। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो 1, B1 की वैल्यू हो जाएगी 2, C1 की वैल्यू हो जाएगी -4। अब A2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2, B2 की वैल्यु हो जाएगी 4 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -12। ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, A1 अपॉन A2। तो देखिए अपना A1 अपॉन A2 क्या होगा, 1/2, ठीक है। फिर अपन करेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 होगा अपना 2/4। तो उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा 1/2।
और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। अब C1/C2 कितना होगा आपका, -4/-12। तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो ये मेरा आएगा 1/3। तो अब आप देखेंगे कि A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, बट B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो ये अपनी क्या कंडीशन है, थर्ड वाली कंडीशन। तो जब ऐसा होता है तो अपनी क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, मैंने इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, बट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लाइंस पैरेलल होंगी अगर मैं इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो इस टेबल को यूज़ करके अपन ये बड़े इजीली बता सकते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 ही निकालना है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको आगे C1/C2 को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको मालूम चल गया कि आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, बट बाय चांस A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो जाते हैं, तो ये देखिए इन दोनों केसेस में A1/A2 और B1/B2 इक्वल है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को C1/C2 कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाता है तो मैं बोलूँगा कि लाइन कोइंसाइड करेंगी, और अगर C1/C2 इक्वल नहीं होता तो मैं बोलूँगा कि लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो अपन बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और जब लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं तब क्या होता है, तब दोनों लाइन के सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, तो अब टेबल क्लियर हो गई है, तो अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है कि आपको ग्राफिकली चेक करना है कि ये जो लाइंस हैं कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले कंसिस्टेंट का मतलब समझिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि या तो लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए सिंगल पॉइंट पे, या फिर दोनों ओवरलैप भी हो सकते हैं बट पैरेलल नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो अपने पास नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है या फिर ओवरलैप कर रही होती है तो अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो अपने को ग्राफ ड्रॉ करके क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि जब लाइंस की इक्वेशन दे रखी होती हैं तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन के लिए तो ये वाली टेबल, और इस वाली इक्वेशन के लिए ये वाली टेबल। x की कुछ वैल्यूज़ रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली, फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6 मिली। तो इस तरह से मैंने टेबल ऑब्टेन कर ली, और उसी तरह से मैंने सेकंड टेबल ऑब्टेन कर ली। x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू -4 रख मिली, और x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू -2 मिली। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इन पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करना है। ठीक है, तो देखिए 0,2 ये रहा मेरा 0,2, उसके बाद 6,0 तो ये रहा मेरा 6,0। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, x + 3y = 6, ये मेरी लाइन बन गई। और इस वाले केस में देखिए 0,-4 तो ये रहा मेरा 0,-4, और 3,-2। ठीक है, तो ये रहा मेरा 3,-2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया और लाइन को एक्सटेंड किया। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि क्या है 6,0। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो अपन क्लियरली कह सकते हैं द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्लियर है? अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगेन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5/3 3x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 5x, और फिर 5/3 24/5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा और 24 से 3 कटेगा तो क्या आएगा 8y। तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और जब 5/3 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप देखेंगे कि मैंने अगर नीचे वाली इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों क्या हैं, सेम इक्वेशंस हैं। तो जब सेम इक्वेशंस हैं तो जो इनका ग्राफ बनेगा वो भी सेम ही बनेगा, यानी लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी।
तो ओवरलैप होंगी तो क्या बोल सकते हैं अपन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ वैसे टेबल बना के ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट अपन ने क्या किया, नीचे वाली इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो अपने को ऊपर वाली इक्वेशन मिल गई एग्जैक्टली। तो जब इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है तो ग्राफ पे लाइन भी एकदम सेम बनेगी मतलब ओवरलैप हो रही है एक दूसरे पे। ओके, पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या बोल रहे हैं, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स वेयर हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी बॉट। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ठीक है, कि जो पैंट्स जितनी उसने परचेज़ किए हैं उसके डबल से 2 कम उसने स्कर्ट्स परचेज़ किए हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पैंट्स को अपन ने एक्स मान लिया, स्कर्ट्स को अपन ने वाई मान लिया। तो अपना जो स्कर्ट्स का नंबर है वो पैंट्स के डबल से 2 कम है। तो पैंट्स का डबल क्या होगा, एक्स अगर नंबर ऑफ पैंट्स है तो उसका डबल हो गया 2x, उससे 2 कम यानी 2x-2। तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है अपना y, तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, y = 2x-2। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के हैं अपने पास y, वो जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं उसके 4 टाइम्स से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो उसके इक्वल भी हैं। यानी मेरे पास नंबर ऑफ पैंट्स कितने थे, x थे, तो उसका 4 टाइम्स क्या हो गया 4x, तो उससे 4 लेस यानी 4x-4, तो वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, y = 4x-4। क्लियर है। तो अब जब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई तो मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन से इनकी टेबल ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल तो ये रही, ठीक है, और सेकंड वाली इक्वेशन की टेबल ये रही। तो देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 2 रखी, और जब x की वैल्यू 2 रखी उसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 2 मिली। क्लियर है। फिर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, उसको अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख के सॉल्व किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, -2 मिली। तो इस तरह से मैंने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए। अब सेकंड टेबल में भी अगेन सेम स्टेप्स फॉलो किए, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4 मिली, ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 1 मिली। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए, सबसे पहले 2,2 प्लॉट किया, तो ये रहा मेरा 2,2। उसके बाद 0,-2 प्लॉट किया, तो ये रहा मेरा 0,-2। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने अगर ज्वाइन किया तो मेरे पास कौन सी लाइन आ गई, y = 2x-2। फिर मैंने क्या किया, दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स प्लॉट किए। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,-4, तो ये रहा मेरा 0,-4। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0, तो ये रहा मेरा 1,0। फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, y = 4x-4। तो अब आप इस ग्राफ को देख के क्लियरली बता सकते हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और पॉइंट Q क्या है अपने पास, 1,0। तो 1 क्या है अपना x और 0 क्या है अपना y, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैंट्स उसने कितनी परचेज़ की, 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने कितने परचेज़ किए, 0। क्लियर है। तो आप इस कंडीशन को, नंबर ऑफ पैंट्स को 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को 0, इन दोनों इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करेंगी। तो देखिए, नंबर ऑफ पैंट शी परचेज इज़ 1 एंड शी डिड नॉट परचेज एनी स्कर्ट। ओके, तो अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो इन दोनों प्रॉब्लम को अपने को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उस एल्जेब्रिक इक्वेशन से अपन को उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब देखिए, मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या माना, y माना, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या माना, x माना। तो अब एक चीज़ बताइए, मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हैं, 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से, ठीक है। तो एक तरफ मैंने x रखा और दूसरी तरफ मैंने y रखा। तो अगर मेरे बॉयज़ कम हैं, ठीक है, और गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो अगर मैं बॉयज़ में 4 ऐड कर दूँ यानी y+4 कर दूँ तो वो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन तो अपनी क्या बन जाएगी, y+4 = x, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखिए कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी x + y मेरा कितना होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, वो मेरा 10 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो थे 10। अब मेरे पास क्या है, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब मुझे इनसे क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल से मैं क्या ऑब्टेन करूँगा, ग्राफ ऑब्टेन करूँगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए टेबल x और y, मैंने y की वैल्यू क्या पुट करी, 1 पुट करी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 + 4 5, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5 मिली। अब सेकंड वाले केस में देखिए, मैंने y की वैल्यू क्या पुट करी, 2 पुट करी, तो 4 + 2 6, यानी x की वैल्यू मुझे 6 मिली। और उसी तरह से मैंने y की वैल्यू
5 पुट करी, तो 5 + 4 9, यानी x की वैल्यू मुझे 9 मिली। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए मैंने टेबल बना ली। क्लियर है ये चीज़। अब आते हैं सेकंड वाली इक्वेशन पे, x + y = 10। तो देखिए x की वैल्यू मैंने अगर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 10, क्योंकि 0 + y y, तो y = 10। उसी तरह से मैंने सेकंड वाले केस में क्या किया, y की वैल्यू 0 रख दी, तो x + 0 क्या हो जाएगा x, यानी x = 10। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 10 हो गई। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 5 रख दी। जब मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो अब देखिए, अगर x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में 5 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 + y = 10। तो 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो y = 10 - 5, तो 10 - 5 अपने पास क्या आएगा 5, तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई 5 आ गई। तो इस तरह से मैंने सेकंड वाली इक्वेशन की भी टेबल बना ली। अब इन इक्वेशन से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस लिख दी, उनकी टेबल बना दी और पॉइंट्स को मार्क कर दिया A B C D E F। तो देखिए पॉइंट A 5,1 ये रहा, पॉइंट B 6,2 ये रहा, पॉइंट C 9,5 ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये रेड वाली लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y + 4 = x। अब मैं बाकी के 3 पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा है D 0,10। तो देखिए पॉइंट D 0,10, तो देखिए 0,10 अपना इसमें है नहीं अवेलेबल, तो अपन क्या करते हैं एक और पॉइंट ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। एक और कौन सा पॉइंट ऑब्टेन कर लेते हैं, x की वैल्यू अपन रखते हैं 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 8। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट D। तो अब देखिए पॉइंट D कहाँ आएगा 2,8, 2,8 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया पॉइंट D, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट D। और उसके बाद देखिए पॉइंट ई कहाँ पे है मेरा 10,0, तो ये रहा मेरा पॉइंट ई। उसके बाद पॉइंट एफ का है 5,5। अब इन तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। तो देखिए ये ब्लू वाली लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x + y = 10। तो आपको क्या करना था, इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने थे ग्राफिकली। तो अपने को मालूम है इक्वेशंस के सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या होते हैं, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, देखिए एक्स एक्सेस पे तो 7 है, वाई एक्सेस पे क्या है 3। तो एक्स तो मेरा क्या हो गया 7 और वाई मेरा क्या हो गया 3। तो वाई तो क्या है नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मेरे पास कितने हैं 3 हैं, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स मेरे पास कितनी है एक्स, यानी 7 है। क्लियर है। अब पिक करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 सेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए पेंसिल की कॉस्ट तो मैं एक्स सेंट मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट मुझे कितनी दे रखी है 50 सेंट्स। तो एक्स सेंट यानी फॉर 1 पेंसिल, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है वाई सेंट। तो अब एक चीज़ बताइए 5 पेंसिल एंड 7 पेन, ठीक है, तो एक पेंसिल एक्स सेंट की है तो 5 पेंसिल कितने सेंट्स की होंगी 5x, तो ये हो जाएगा 5x। और फिर 7 पेन यानी +7y = 50, क्योंकि टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है 50 है। अब आगे ये बोल रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 सेंट्स, यानी 7 पेंसिल है इस बार, तो 7x हो जाएगा, ठीक है, और 5 पेन है यानी 5y हो जाएगा, और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 46 सेंट्स, तो = 46। तो ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई। अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहले तो इनकी टेबल बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले इनकी टेबल बना लेते हैं। देखिए तो देखिए x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 × 3 15, और 15 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 50 - 15, 50 - 15 मेरे पास कितना आएगा 35। 7y मेरा क्या हो जाएगा 35। तो अब 7 उधर जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू 0 रख के ट्राई करता हूँ। अब देखिए अगर y की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो मेरा 5x = 50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 10। अब एक और पॉइंट ऑब्टेन करना है मुझे, तो इस बार मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू 10 रख देता हूँ। क्लियर है। जब y की वैल्यू मैंने 10 रखी तो ये हो गया 70 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 50 - 70 मुझे क्या मिलेगा -20, तो 5x = -20, तो x क्या आ जाएगा मेरा -4। तो ये मैंने एक टेबल ऑब्टेन कर ली। अब मैं दूसरी टेबल बनाता हूँ दूसरी इक्वेशन के लिए। ओके देखिए अब मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू कुछ रखता हूँ। x की वैल्यू लेट सपोज मैं 3 रखता हूँ। तो देखिए 7 3 21, 21 उस तरफ जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा 46 - 21, आपको क्या मिलेगा 25, यानी 5y = 25। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब मैं क्या करता हूँ x की कुछ और वैल्यू रखता हूँ। लेट सपोज x की वैल्यू मैं 8 रखता हूँ। ओके
तो 8 रखूँगा तो 8 7 ज़ा 56, तो 56 उधर जाएगा तो क्या होगा 46 माइनस 56 -10, तो 5y इक्वल टू -10, तो y क्या आ जाएगा -2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे थर्ड पॉइंट ऑब्टेन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं x की वैल्यू -2 रख देता हूँ। जब मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा तो हो जाएगा -14, -14 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 46 प्लस 14, 46 प्लस 14 आपको देगा 60, तो 5y इक्वल टू 60, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा मेरे पास 12। तो अब जब मैंने टेबल भी ऑब्टेन कर लिए तो लेट्स सी इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दी, उनकी टेबल बना दी, ठीक है, और पॉइंट्स मार्क कर दिए A B C D E F। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट A 3,5 ये रहा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी देखिए 10,0 तो ये रहा, और पॉइंट सी -4,10 तो ये रहा। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास कौन सी लाइन रिप्रेजेंट होगी, 5x + 7y इक्वल्स टू 50। तो मैं ब्लू कलर से इन तीनों को ज्वाइन कर देता हूँ। अब आते हैं रेड वाले उस पर। तो देखिए पॉइंट डी देखिए, सबसे पहले पॉइंट डी है 3,5 तो यही है पॉइंट डी। पॉइंट ई है 8,-2 तो ये रहा पॉइंट ई 8,-2, और पॉइंट एफ है -2,12 तो ये रहा मेरा पॉइंट एफ। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी, यानी ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब एक चीज़ बताइए, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। इनका सॉल्यूशन वो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए या फिर बोलिए पॉइंट डी, क्योंकि पॉइंट ए एंड पॉइंट डी सेम ही है। तो देखिए एक्स तो मेरा क्या हो गया, एक्स मेरा हो गया 3, और वाई मेरा क्या हो गया, वाई मेरा हो गया 5। यानी एक्स मेरा क्या था, नंबर ऑफ पेन, और वाई मेरा क्या था, नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो इस तरह से मैंने ग्राफिकली इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि पैरेलल हैं, कि कोइंसाइड कर रही हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो रिकॉल कीजिए कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड की कंडीशंस क्या क्या होती थी। तो देखिए राइट हैंड साइड में मैंने वो तीनों कंडीशन लिख दी। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो मेरी लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, क्लियर है। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है तो मुझे C1/C2 कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर वो भी इक्वल हो जाता है तो मेरी लाइन कोइंसाइड होंगी, और अगर C1/C2 इक्वल नहीं होता है तो मेरी लाइंस पैरेलल होंगी, क्लियर है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे मैंने आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को देख के बड़े इजीली A1 B1 और C1 की वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, B1 ये हो जाएगा -4, और C1 हो जाएगा 8, और उसी तरह से A2 B2 C2 की वैल्यू भी लिख देते हैं। हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -9। अब एक चीज़ देखिए, A1/A2 तो मेरा क्या है 5/7, और B1/B2 क्या है मेरा -4/6। अब अगर इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊँ तो 5/7 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेरा A1/A2 है जो कि ये है, और B1/B2 मेरा ये है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो मेरी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, क्लियर है। तो इंटरसेक्ट के लिए मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में भी देखिए A1 B1 C1 की वैल्यू लिखते हैं फटाफट। A1 तो 9 है, B1 3 है, और C1 12 है, और यहाँ पे A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, और C2 है मेरा 24। अब मुझे क्या निकालना है A1/A2, तो A1/A2 मेरा क्या हो जाएगा 9/18, और B1/B2 मेरा कितना हो जाएगा 3/6, और C1/C2 मेरा हो जाएगा 12/24। अब इन सबको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूँ। 9/18 कितना होगा मेरा 1/2, और 3/6 कितना होगा, ये भी 1/2, और 12/24 कितना होगा, ये भी 1/2। तो अब आप देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कौन सी कंडीशन है ये, कोइंसाइड वाली, यानी ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी, क्लियर है ये चीज़। तो कोइंसिडेंट के लिए मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ। और अगर आपको वैसे भी देखना है तो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाइंग टू बोथ द साइड कर देंगे तो आपको नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए 9×2 = 18, 3×2 = 6, 12×2 = 24, और राइट हैंड साइड में 0×2 वो तो 0 ही रहेगा। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में भी देखिए सबसे पहले A1 B1 और C1 की वैल्यू लिख देते हैं। A1 होगा मेरा 6, B1 होगा मेरा -3, और C1 होगा मेरा 10। उसके बाद A2 B2 और C2 की वैल्यू लिख देते हैं 2, -1 और 9। तो देखिए A1/A2 कितना हो जाएगा 6/2, और B1/B2 कितना हो जाएगा -3/1,
और C1/C2 कितना हो जाएगा 10/9। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो देखिए 6/2 कितना हो जाएगा 3/1। ये -3/-1 है। ओके, तो इसको भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये भी 3/1। ठीक है, अब देखिए A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो चुका है मेरा, बट जो मेरा C1/C2 है वो क्या है 10/9, वो इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली। यानी मैं कह सकता हूँ इन दोनों अगर लाइन को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूँगा तो लाइंस मेरी क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। तो यहाँ पे मैं पैरेलल के लिए P लिख देता हूँ। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना है कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है। तो एक चीज़ मैं आपको वापस रिकॉल करा दूँ, ये दोनों कंडीशंस जहाँ पे लाइन या तो इंटरसेक्ट हो रही है या कोइंसाइड हो रही है, इनको अपन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जहाँ पे लाइन अगर पैरेलल है उसे क्या बोलेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, तो अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता यानी लाइंस पैरेलल हैं तो अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगेन अपने को यही यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ये ax + by + c = 0, राइट हैंड साइड में 0, सब कुछ अपने को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होता है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो वो -5 हो गया, और सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने 7 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो -7 हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई। अब इनको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो देखिए A1 क्या होगा मेरा 3, B1 2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2, -3 एंड -7। अब आप देख सकते हैं A1/A2 मेरा क्या है 3/2, ठीक है, और B1/B2 मेरा क्या है 2/-3। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, और ये 3/2 है, ये 2/-3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो मुझे C1/C2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले ही मालूम चल गया कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ लाइंस इंटरसेक्टिंग है। लाइंस इंटरसेक्टिंग है मतलब लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए मैं C लिख देता हूँ। अब आते हैं सेकंड वाली इक्वेशन पे। अगेन उसमें भी यही करना पड़ेगा, अपने को 8 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा और 9 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। 8 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा, और 9 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो देखिए C1 क्या हो जाएगा -8, C2 क्या हो जाएगा -9, और A1 क्या है मेरा 2, B1 क्या है मेरा -3, और A2 है मेरा 4, और B2 है मेरा -6। तो अब मैं A1/A2 लिखता हूँ जो कि मेरा 2/4, और B1/B2 कितना है मेरा -3/-6, और C1/C2 कितना है मेरा -8/-9। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूँ। तो देखिए 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, -3/-6 ये भी 1/2, और ये कितना हो जाएगा 8/9। तो अब आप देखेंगे A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, ठीक है, बट B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, पैरेलल वाली। पैरेलल है लाइंस मतलब लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए मैं आई लिख देता हूँ। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में भी अपने को यही करना पड़ेगा। 7 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ये -7 हो जाएगा, 14 को ले जाऊँगा तो ये -14 हो जाएगा। तो C1 तो हो गया -7, C2 हो गया -14। A1 क्या है, x का कोफिशिएंट यानी 3/2, और B1 क्या है, y का कोफिशिएंट यानी 5/3, और A2 क्या है 9, और B2 क्या है -10। अब देखिए A1/A2 करते हैं। A1/A2 यानी 3/2 होल डिवाइड बाय 9, और B1/B2 करते हैं। B1/B2 का 5/3 होल डिवाइड बाय -10। तो देखिए ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, और C1/C2 अपना कितना हो जाएगा 7/14 या फिर -7/-14। तो ये कितना हो जाएगा 3/18, और ये कितना हो जाएगा 5/-30, और ये हो जाएगा 1/2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं A1/A2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, B1/B2 एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो वैसे इक्वल नहीं हो सकते। तो ये दोनों लाइन मेरी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेगी मतलब मेरा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ। तो अब इसके दो पार्ट और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं फटाफट। तो अब देखिए फोर्थ पार्ट में जो मेरे कांस्टेंट पार्ट है C1 और C2 दोनों राइट हैंड साइड में है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो 11 तो क्या हो जाएगा -11, और -22 क्या हो जाएगा +22। ठीक है, तो C1 और C2 की वैल्यू आ गई। अब A1 x का कोफिशिएंट इधर तो क्या है 5, और इधर क्या है -10, और B1 और B2
y का कोफिशिएंट इधर तो क्या है -3, इधर क्या है +6। तो अब देखिए A1/A2 करता हूँ यानी 5/-10, B1/B2 करता हूँ यानी -3/6 और C1/C2 करता हूँ यानी -11/22। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता हूँ तो देखिए 5/10 यानी 1/2 विथ नेगेटिव साइन यानी -1/2 और ये भी 3/6 यानी -1/2 और ये वाला भी -1/2। तो देखिए -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, कंसिस्टेंट वाली, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब लाइन कोइंसाइड कर रही होती हैं तो अपने पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट मानी जाती हैं। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ C कंसिस्टेंट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे भी C1 और C2 राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -12। A1 क्या है मेरा 4/3, A2 क्या है मेरा 2, B1 क्या है मेरा 2 और B2 क्या है मेरा 3। तो मैंने सबकी वैल्यू लिख दी। अब देखिए A1/A2 करते हैं 4/3 डिवाइड बाय 2, B1/B2 करते हैं 2/3 और C1/C2 करते हैं -8/-12। तो देखिए इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4/6 और ये वाला ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको क्या लिख देते हैं अपन डायरेक्ट 2/3। क्लियर है। अब देखिए -8/-12 तो माइनस से माइनस जाएगा और दोनों 4 से कटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2/3 और इस वाले में देखिए 4/6 कितना होगा, ये भी हो जाएगा 2/3। तो अगेन आप देखेंगे कि तीनों इक्वल हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे भी मैं C लिख देता हूँ। यानी कहने का मतलब है अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसाइड कर रही है यानी एक दूसरे पे ओवरलैप है तो अपन कंसिस्टेंट बोलेंगे, बट अगर पैरेलल है तो अपन इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है कि आपको पता करना है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है ग्राफिकली। क्लियर है। तो लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे चारों इक्वेशन लिख दी। अब उनकी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो देखिए A1 क्या होगा मेरा यहाँ पे 1, B1 भी मेरा क्या है 1 और C1 क्या है मेरा -5। ठीक है, -5 क्यों, क्योंकि 5 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और A2 B2 और C2 की वैल्यू भी लिख देते हैं। A2 है 2, B2 भी है 2 और C2 है -10। ठीक है, तो अब देखिए A1/A2 कितना है 1/2, B1/B2 कितना है 1/2, C1/C2 कितना है -5/10। तो -5/10 भी एक्चुअली में क्या है 1/2 है। तो देखिए तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है मतलब ये वाला केस हो गया कोइंसिडेंट वाला, यानी लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं यानी इन दोनों के केस में क्या होता है लाइंस अपन कंसिस्टेंट मानते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है, तो मैं कंसिस्टेंट के लिए यहाँ पे C लिख देता हूँ। अब देखिए सेकंड वाली इक्वेशन में A1 क्या है मेरा 1, A2 क्या है मेरा 3, B1 क्या है मेरा -1, B2 है मेरा -3 और C1 है मेरा -8 और C2 है मेरा -16। तो अब देखिए A1/A2 1/3, B1/B2 -1/-3, तो ये भी क्या है एक्चुअली में 1/3 ही है और ये है -8/-16, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है। तो अब आप एक चीज़ देखिए A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, ठीक है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। कौन सा कंडीशन आ रहा है, पैरेलल वाला। पैरेलल जब लाइंस होती हैं तो अपन बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ इनकंसिस्टेंट के लिए। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वाले केस पे। तो देखिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं हम। देखिए A1 क्या है यहाँ पे 2, B1 क्या है यहाँ पे 1 और C1 यहाँ पे क्या है -6 और A2 क्या है यहाँ पे 4, B2 क्या है यहाँ पे -2 और C2 है यहाँ पे -4। तो देखिए A1/A2 2/4, 2/4 एक्चुअली में क्या है 1/2 और ये क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि 1/-2 बोलो या -1/2 बोलो एक ही बात है। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इक्वल तो वैसे ही नहीं हो सकते। क्लियर है। तो इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग वाली। इंटरसेक्ट हो रही है लाइन मतलब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, तो मैं C लिख देता हूँ कंसिस्टेंट के लिए। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। देखिए A1 क्या है 2, B1 क्या है -2, C1 क्या है -2 और A2 क्या है 4, B2 क्या है -4 और C2 क्या है -5। अब देखिए A1/A2 कीजिए क्या आएगा 2/4, B1/B2
-2 अपॉन -4 और C1 अपॉन C2 -2 अपॉन -5। तो अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/5। तो देखिए A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो देखिए पैरेलल वाली कंडीशन आ रही हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो मुझे मालूम है अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उस केस में। तो इनकंसिस्टेंट के लिए मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। अब अपने को बोला था कि जो लाइंस कंसिस्टेंट है उनका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इनकंसिस्टेंट वाली हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के लिए टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए एक टेबल बना देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 और x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2। क्लियर है? अब सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, सेकंड वाली इक्वेशन में भी आप x की वैल्यू देखिए 1 रखिए आपको 4 मिलेगा, आप 2 रखिए आपको 3 मिलेगा, आप 3 रखिए आपको 2 मिलेगा। यानी ऊपर वाली टेबल और नीचे वाली टेबल सेम है एग्जैक्टली। रीज़न इसका क्योंकि ये दोनों लाइन क्या थी मेरी, कोइंसिडेंट थी एक दूसरे पे, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही थी, यानी एक प्रकार से ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आप देख भी सकते हैं अगर आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आपको नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी एग्जैक्टली। क्लियर है? तो अब नीचे वाली इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो देखिए 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी y-6 इक्वल टू 0, तो 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, 6 मिलेगी। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे यानी 2 इंटू 1 2, यानी 2 प्लस y-6 यानी 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4। तो y की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, 4। फिर जब x की वैल्यू 2 रखेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 2। तो इस तरह से अपन ने फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए टेबल बना ली। अब सेकंड वाले के लिए बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख के देखिए, y की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। क्लियर है? अब y की वैल्यू एक काम कीजिए 2 रख के देखिए, तो जब मैं y की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -4, -4 और -4 -8, -8 राइट हैंड साइड जाएगा तो 4x इक्वल टू 8, तो x क्या मिलेगा मुझे, 2। और इसी तरह से अब y की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 2 -8, -8 एंड -4 -12, -12 राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा +12, 4x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 3। तो अपन ने दोनों इक्वेशंस की टेबल बना ली जिनके लिए अपने को ग्राफ ड्रॉ करना था। पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ओके देखिए, तो फर्स्ट वाले पार्ट की मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी और उनकी टेबल बना दी। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की टेबल सेम है तो पॉइंट्स आप देख सकते हैं ए एंड डी, बी एंड डी, सी एंड एफ। आपको क्या करना है, जस्ट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो आपकी लाइंस बन जाएंगी। तो देखिए मैं रेड कलर से फर्स्ट वाली लाइन ज्वाइन कर देता हूँ और सेकंड वाली लाइन मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। तो ये मेरी दोनों लाइन बन गई और दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। क्लियर है ये चीज़? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे दो लाइन मीट कर रही होती हैं, ठीक है, तो दो इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है। तो ये दोनों लाइन तो इनफाइनाइट जगह पे मीट कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। तो अब देखिए सेकंड वाले पार्ट की, ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी और उनकी टेबल ड्रॉ कर दी। अब इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ ABC DEF। देखिए सबसे पहले ABC पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट A है 0,6, ये पॉइंट B है 1,4, ये पॉइंट C है 2,2। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ रेड कलर से। तो ये रेड वाली लाइन मेरी 2x + y - 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? अब आते हैं पॉइंट DEF पे। तो देखिए ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। इन तीनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ब्लू कलर से। तो देखिए मैंने इसको ब्लू कलर से ज्वाइन किया। तो अब मुझे ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो मुझे मालूम है सॉल्यूशन क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो देखिए पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी जो उसकी लेंथ है और जो उसकी विड्थ है, तो जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से। अगर विड्थ को मैं x मानता हूँ तो लेंथ मेरे को क्या माननी पड़ेगी, x + 4। और इसके अलावा क्या दे रखा है, जो उसका पेरीमीटर का हाफ है, यानी जो उस गार्डन का पेरीमीटर है उसका हाफ है, वो कितना है, 36। तो देखिए पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है,
विड्थ बोल लीजिए या ब्रेड्थ बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका हाफ अगर मैं करूँगा यानी डिवाइड बाय 2, यानी ये क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ प्लस विड्थ क्या हो जाएगा मेरा, x+4 तो मेरी लेंथ है और विड्थ क्या है मेरी, x है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, 36 के इक्वल आने चाहिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36। तो देखिए 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2x क्या हो जाएगा मेरा, 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 कितना होता है 32। तो x क्या हो जाएगा मेरा 32 डिवाइड बाय 2। तो x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 16। तो जब x 16 है यानी मेरी जो विड्थ थी वो कितनी है 16, तो लेंथ मेरी कितनी होगी 16 प्लस 4 यानी 20। तो मैंने डायमेंशंस निकाल लिए इस तरह से। ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो आपको इसके अगेंस्ट एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में तो आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जो दूसरी वाली इक्वेशन हो वो इस वाली इक्वेशन की लाइन को इंटरसेक्ट करे। सेकंड वाले केस में आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन इनकी अगर अपन लाइन ड्रॉ करें तो लाइंस पैरेलल बने, और थर्ड वाले केस में लाइंस कोइंसाइड हो। तो लेट्स सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, ठीक है, तो a1 b1 और c1 की मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, a1 b1 और c1। a1 तो मेरा होगा 2, b1 होगा मेरा 3 और c1 होगा मेरा -8। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट में मुझे ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि इन दोनों लाइन को मैं अगर ग्राफ पे ड्रॉ करूँ तो वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती है मेरे पास, इंटरसेक्ट की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसके इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, बस कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए a1 मेरा 2 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 3x कर देता हूँ यहाँ पे। तो a2 मेरा कितना हो जाएगा 3, और प्लस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4y कर देता हूँ और -7 कर देता हूँ इक्वल्स टू 0। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ a2 b2 और c2 की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो देखिए a2 तो मेरा क्या है 3 है, और b2 मेरा क्या है 4 है, और c2 मेरा क्या है -7। अब आप करके देखिए a1/a2 तो मेरा कितना है 2/3, b1/b2 मेरा कितना है 3/4। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनकी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा ग्राफ पे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब सेकंड वाले पार्ट में मुझे बोला है कि पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए पैरेलल की कंडीशन देखिए सबसे पहले। तो अब मैं क्या करता हूँ x का कोफिशिएंट 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 था मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, डबल कर दिया। तो मैं y के साथ भी वही करता हूँ, वहाँ पे भी डबल कर देता हूँ, तो मैंने 3 की जगह 6y कर दिया। तो अब एक चीज़ देखिए a1/a2 यानी 2/4 और b1/b2 3/6, ठीक है, ये दोनों क्या है 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए c1 मेरा -8 है, तो इसको अगर मैं डबल ना करके कुछ भी और कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगेन -7 ही कर देता हूँ, तो -8/7 क्या होगा 8/7। तो अब आप इसमें अगर देखेंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो मतलब इस वाली इक्वेशन की लाइन और इस वाली इक्वेशन की लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बस आपको यहाँ पे -16 नहीं लिखना है, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन है जो इसके पैरेलल होगी, एक पैरेलल लाइन के पैरेलल लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर दिस ऑल्सो। थर्ड वाले केस में देखिए ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ एक्स के कोफिशिएंट को 3 टाइम्स कर देता हूँ। तो देखिए 2x की जगह क्या हो जाएगा 6x, और y के कोफिशिएंट को भी मुझे 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 3y की जगह हो जाएगा 9y, और कांस्टेंट पार्ट को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो -8 की जगह हो जाएगा -24, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसके मैं a2 b2 c2 लिख देता हूँ। a2 तो मेरा 6 है, b2 मेरा 9 है, और c2 मेरा -24 है। अब देखिए आप a1/a2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 2/6, b1/b2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3/9, और c1/c2 करेंगे तो आपको मिलेगा -8/24। अब इन तीनों को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो देखिए 2/6 कितना होता है 1/3, 3/9 कितना होता है 1/3, -8/24 कितना होता है वो भी होता है 1/3। तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई कोइंसिडेंट वाली, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो मेरी लाइंस क्या होंगी एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी। क्लियर है ये चीज़। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, और आपको क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म
बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सेस, यानी ये दो लाइन आपको ग्राफ पे बनानी होगी और एक्स एक्सेस को आप इंक्लूड करेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म होगी। तो आपको उस ट्रायंगुलर शेप के वर्टेक्सेस बताने हैं और उस ट्रायंगुलर शेप को शेड भी करना है। तो लेट्स सी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस मुझे गिवन थी वो मैंने लिख दी। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे इनके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले वाली इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। तो देखिए x की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ। जब इसमें x की वैल्यू मैं 2 रखूँगा और उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। फिर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। और उसी तरह से जब मैं x की वैल्यू 5 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 6। अब आते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन पे। सेकेंड वाली इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ 0। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 6। और जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4। और एक और पॉइंट मुझे चाहिए, तो x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 2 रख देता हूँ और इसको सॉल्व करूँगा तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। अब इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ a, b एंड c। इधर देता हूँ d, e एंड f। तो अब देखिए सबसे पहले a b c पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ मैं। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होंगे पॉइंट डी, ई एंड एफ। तो देखिए ये रहा पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट ई, ये रहा पॉइंट एफ। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में अपने को बोला था कि इन दोनों लाइन को और जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसको मिला के एक ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म होगा। तो देखिए ट्रायंगुलर रीजन बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये ग्रीन वाले पार्ट से मैंने एक्स एक्सिस को मार्क कर दिया और इस ग्रीन रीजन से ही मैंने ट्रायंगुलर शेप को मार्क कर दिया। तो अगर आप ये ग्रीन वाली शेप देख रहे हैं जो कि दोनों लाइन से मिलके और एक्स एक्सिस से मिलके बनी है, ठीक है, इस ट्रायंगुलर शेप के आपको वर्टेक्सेस बताने थे। तो देखिए सबसे पहले एक वर्टेक्स तो ये है, ठीक है। इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और दूसरा वर्टेक्स ये है। अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। और एक वर्टेक्स ये है, इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0। तो अब अपन ने क्या किया, तीनों वर्टेक्स निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको शेड करना है। तो देखिए मैं आपके लिए शेड कर देता हूँ। तो ये मैंने ट्रायंगुलर शेप शेड कर दी। क्लियर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। एंड सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू प्रैक्टिस फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सी यू इन द next video. Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.